Hello everyone and welcome back to my channel. And today we are going to discuss what to do if a false FIR file against a person. आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या लीगल रेमेडीज़ एक बंदे को अवेलेबल है जिसके खिलाफ फॉल्स FIR फाइल करा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि FIR किन किन केसेस में फ़ाइल होता है। जो भी आपके कॉग्निजेबल नेचर के ऑफेंसेस होते हैं उन सभी केसेस में FIR फाइल करा जा सकता है, और जबकि नॉन कॉग्निजेबल नेचर के ऑफेंसेस हैं उन केसेस में आपका FIR फाइल नहीं हो सकता। नॉन कॉग्निजेबल में आपका क्या होगा, NCR, दैट इज नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ठीक है, आपका NCR फाइल होगा और कॉग्निजेबल में आपका FIR फाइल होगा, दैट इज फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, जो कि आपके शेड्यूल 1 में सारे मेंशन है, एक पूरा लिस्ट प्रोवाइडेड है। जैसे कि आपका सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं जो, जैसे कि रेप हो गया, मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया एंड एक्सेट्रा। ठीक है, और नॉन कॉग्निजेबल जो लेस सीरियस इन नेचर होते हैं हमारे बेसिकली। तो चलिए अब देखते हैं, अगर किसी के खिलाफ एक झूठी FIR फाइल हो गई तो अब उस व्यक्ति के पास क्या क्या लीगल रेमेडीज़ अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमारा आता है रेमेडीज़ अवेलेबल बिफोर अरेस्ट। अब भाई आप लोग सोचेंगे कि अरेस्ट से पहले कैसे रेमेडी अवेलेबल है, तो इस केस में बिल्कुल हमारे पास एक रेमेडी है अंडर सेक्शन 438 CRPC। ठीक है, 438 CRPC में एक रेमेडी हमारे पास अवेलेबल होती है अरेस्ट से पहले, जिसका नाम है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल में क्या होता है, हम अरेस्ट होने से पहले ही बेल एप्लीकेशन को लगा देते हैं, जिसे हम एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। हमेशा आपका एंटीसिपेटरी बेल या सेक्शन 438 तभी इन्वोक होगा जब अरेस्ट नहीं होगा। आफ्टर अरेस्ट ये सेक्शन आपका इन्वोक नहीं हो सकता, मतलब अप्लाई नहीं हो सकता एनी हाउ। ये अरेस्ट से पहले ही एलिजिबल है, पहले ही अप्लाई करा जा सकता है। और हमेशा जो हमारी एंटीसिपेटरी बेल का जो एक एप्लीकेशन होता है वो कोर्ट ऑफ सेशन में लगाया जाता है। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन में लगाया जाता है, और अगर वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाए तो हम हाई कोर्ट में इसका एप्लीकेशन लगाते हैं। तो बेसिकली सबसे पहली रेमेडी हमारे पास जो अवेलेबल है वो है एंटीसिपेटरी बेल की। तब अवेलेबल है जब अभी आपका अरेस्ट नहीं हुआ है और आपको पता है कि किसी पर्सन से आपके कुछ पर्सनल ग्रजेस है या कुछ इश्यूज़ है जिस कारण से वो आपके अगेंस्ट कोई झूठा FIR फाइल करा सकते हैं। तो इस केस में आप 438 को यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविज़न को। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है रेमेडीज़ अवेलेबल आफ्टर अरेस्ट। अरेस्ट के बाद कौन सी रेमेडीज़ अवेलेबल है, तो एज पर सेक्शन 482 ऑफ CRPC। 482 ऑफ CRPC में क्या है, हम हाई कोर्ट से बेसिकली रिक्वेस्ट करते हैं, हम एक एप्लीकेशन लगाते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के आगे कि आप कृपया करके हमारे अगेंस्ट एक फॉल्स FIR लॉन्च हुआ है उसे क्वैश कर दीजिए, मतलब उसे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, आपके पास जो भी एक FIR का कॉपी होगा उसे ले जाइए, और जो भी आपके पास एविडेंस होंगे जो ये दिखाते होंगे कि आप इनोसेंट हैं, आप गिल्टी नहीं हैं, उन सारी एविडेंसेस को आप ले जाइए और सबमिट कर दीजिए एप्लीकेशन के साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने। ये दिखा दो कि जिस भी बंदे ने आपके अगेंस्ट एक FIR लिखवाया है उसका मैलिफाइड इंटेंशन है और आपका कोई भी लेन देन या कोई भी रोल नहीं है उस ऑफेंस से रिलेटेड, आपका कोई भी रिलेशन ही नहीं है उस ऑफेंस में, आपने कमिट करा ही नहीं है। उस ऑफेंस वाली जगह पे जहाँ पे वो ऑफेंस एक्चुअली कमिट हुआ है वहाँ पे आप प्रेजेंट ही नहीं थे। और सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए एक हमारा गाइडलाइंस भी दिया हुआ है कि किन किन ग्राउंड्स पे हम एक FIR को, फॉल्स FIR को क्वैश कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो एक केस है बेसिकली जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस दी हैं, दैट इज़ सुंदर बाबू एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो सबसे पहला ग्राउंड ये है कि अगर कोई भी प्राइमा फेसाई एविडेंस नहीं है उस पर्सन के खिलाफ तो इस केस में FIR को कैंसिल करा जा सकता है। प्राइमा फेसाई एविडेंस मतलब फर्स्ट फेज एविडेंस नहीं है। तो सेकेंड पॉइंट, अगर जो भी हमने एलिगेशन है, जो भी उस व्यक्ति ने एलिगेशन लगाया है कि उस बंदे ने क्राइम कमिट करा और वो आपका कॉग्निजेबल नेचर का नहीं है, तो भी कैंसिल करी जा सकती है FIR, मतलब क्वैश करी जा सकती है। कब, जब वो ऑफेंस कॉग्निजेबल नेचर का नहीं है। दूसरा, अगर हमें पता चलता है कि भाई वो ऑफेंस जो भी है डिस्क्लोज हो रहा है FIR में कि ये नॉन कॉग्निजेबल नेचर का है, तो उसमें भी हमारा हो सकता है क्वैश या कैंसिल। क्यों, क्योंकि पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट नहीं कर सकती। अंडर सेक्शन 155
क्लॉज 2 ऑफ CRPC। तो अगर नॉन कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस है तो पहले मजिस्ट्रेट के पास जाके हमें ऑर्डर लाना पड़ेगा, तब हम अरेस्ट करेंगे और तब पूरा प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, अगला हमारा ग्राउंड ये आता है कि पुलिस ने मतलब जिसके भी खिलाफ एलिगेशन लगाया था उसके बाद पुलिस ने सारे इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर लिया और उन्हें आज सच कोई भी एविडेंस नहीं मिलता जो ये दिखा सके कि उस क्राइम सीन पे या जहाँ पे भी वो क्राइम कमिट हुआ वहाँ पे वो बंदा मौजूद था। बेसिकली कोई भी ऐसा एविडेंस ही नहीं है जो उसके ये दिखा सके कि वो बंदा वहाँ पे एक्चुअली था या उसने ये ऑफेंस करा है, तो उस केसेस में भी हमारा FIR कैंसिल हो जाता है। अगला ग्राउंड हमारा ये आता है कि जो भी उस बंदे ने एलिगेशन लगाए वो टोटली बेसलेस है, उसका कोई ग्राउंड ही नहीं है, मतलब अनबिलीवेबल सा कोई एलिगेशन लगा दिया है, तो उस केस में भी हमारा FIR कैंसिल हो सकता है और हमारी कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं होगी। या फिर जहाँ पे हमें ये दिख जाए कि इस बंदे ने अपने पर्सनल ग्रजेस के कारण एक फॉल्स FIR लॉन्च कराया और सारा जो भी हमारा अभी तक कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई थी वो सब एक गलत डायरेक्शन में जा रही थी, वो एक गलत तरीके से हो रही थी, तो उस केस में भी तुरंत ऑर्डर पास हो सकते कि FIR को क्वैश कर दिया जाए और प्रोसीडिंग्स को तुरंत रोक दिया जाए। तो ये कुछ ग्राउंड्स थे जो कि आपकी सुंदर बाबू एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में दिए गए थे एपेक्स कोर्ट द्वारा कि इन ग्राउंड्स पे बिल्कुल FIR को हम क्वैश कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। थर्ड रेमेडी जो हमारे पास अवेलेबल है उसका नाम है रिट ज्यूरिसडिक्शन, जो कि आपकी आती है आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें क्या होता है, हमारे पास 2 रिट होती है, एक तो होता है प्रोहिबिशन का रिट और एक होता है मैंडेमस का रिट। प्रोहिबिशन के रिट में हाई कोर्ट जो होते हैं वो एक ऑर्डर पास करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट को कि जो भी एक हमारा ट्रायल चल रहा है उससे तुरंत रोक दिया जाए, क्योंकि वो एक मैलिफाइड इंटेंशन से करी हुई FIR के थ्रू सारा कंडक्ट हुआ है। तो इसमें हाई कोर्ट अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को तुरंत क्या ऑर्डर करेगी कि जो भी हमारा ट्रायल चल रहा है वो तुरंत रोक दिया जाए। ठीक है, मैंडेमस में क्या होता है, मैंडेमस में ऑर्डर पास कर जाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, या आप कह सकते हैं पर्टिकुलरली उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट जिसने एक फॉल्स FIR को लॉन्च करा होता है। ऑल द वो ऑन ड्यूटी होते हैं, उनका ड्यूटी है, पर स्टिल क्योंकि उन्होंने एक फॉल्स FIR को लॉन्च करा है तो उनके अगेंस्ट एक ऑर्डर पास करे जाते हैं मैंडेमस के रिट में। अगला ये एक सवाल उठता है कि जो हमारे अगेंस्ट एक फॉल्स FIR को लॉन्च कराते हैं उनके लिए कोई पनिशमेंट्स हैं या नहीं है। तो जी बिल्कुल, हमारे इंडियन पीनल कोड में उनके अगेंस्ट भी पनिशमेंट है जो कि फॉल्स FIR को लॉन्च कराते हैं एक मैलिफाइड इंटेंशन से। तो अंडर सेक्शन 182 ऑफ IPC में ये प्रोवाइड है कि कोई भी पर्सन अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट, पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट को एक फॉल्स इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करते किसी इनोसेंट पर्सन के लिए कि जिस कारण से हम उन्हें जाके अरेस्ट कर ले, पुलिस ऑफिसर जाके अरेस्ट कर ले, ठीक है, और अगर ऐसा पता चल जाता है पुलिस को तो उस पर्सन को सज़ा हो सकती है, 6 महीने तक की सज़ा दी जा सकती है और साथ में 1000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है, फाइन लगाया जा सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं लायबल। ठीक है, इसका आपका एक केस था बेसिकली हरभजन सिंह वर्सेस सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस पटियाला का, जिसमें देखा गया था कि जिस बंदे ने एक झूठी FIR को लॉन्च कराया था उसे 6 महीने तक की सज़ा दी गई और उसके खिलाफ 1000 रुपीज़ का 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। तो एक तो हमारे पास ये था इंडियन पीनल कोड में प्रोविज़न अंडर सेक्शन 182, और दूसरा हमारे पास प्रोवाइड है सेक्शन 211 ऑफ IPC। तो सेक्शन 211 में क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन फॉल्स FIR को लॉन्च कराते किसी इनोसेंट पर्सन के अगेंस्ट तो उसे 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, ठीक है, और फाइन भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों भी उस पर लायबल हो सकता है, चार्जेबल हो सकता है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि जिस पर्सन ने एक ऑफेंस के अगेंस्ट एक छोटा FIR लिखवाया होता है, जो भी एलिगेशन उन्होंने लगाए होते हैं, उस ऑफेंस की जो पनिशमेंट होती है वही पनिशमेंट उस पर्सन को दी जाती है एज अ पनिशमेंट जिसने एक फॉल्स FIR को लिखवाया होता है। अदरवाइज़ 2 साल की सज़ा, फाइन या दोनों भी दिए जा सकते हैं पनिशमेंट के तौर पे। और तीसरी और एक और रेमेडी हमारे पास जो अवेलेबल है वो है रेमेडीज आफ्टर गेटिंग एक्विटेड फ्रॉम द फॉल्स FIR। अब कोई पर्सन को एक्विटेड कर दिया गया, मतलब ये प्रूफ हो गया कि वो गिल्टी नहीं है, उसने कोई भी ऑफेंस नहीं करा, वो फ्री हो गया सारे चार्जेस से। उस कॉन्टेक्स्ट में वो चाहे तो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 250 क्लॉज 1 ऑफ CRPC में कि जो भी उसे एक
काइंड ऑफ उसने टॉर्चर फेस करा या जो भी ह्यूमिलिएशन फेस करी, ऑल दो वो इनोसेंट था, उसके बावजूद उसके अगेंस्ट जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या ट्रायल्स हुए, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो चाहे तो क्या क्लेम कर सकता है, कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है उस पर्सन से जिसने एक फॉल्स एफआईआर को लॉन्च कराया था। अगला, जो भी हमारा एक्विटेड पर्सन है, जो कि इनोसेंट प्रूफ हो गया है और जिसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था कोई भी तरह के ऑफेंस में, वो चाहे तो डिफेमेशन का क्रिमिनल सूट भी फाइल कर सकता है, जिसमें आपकी सज़ा होती है अंडर सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी में, सज़ा 2 साल या फाइन या फिर दोनों। ठीक है, जो भी बंदा एक फॉल्स एफआईआर लॉन्च कराता है उसके अगेंस्ट इनोसेंट पर्सन चाहे जो कि नॉट गिल्टी या सारे चार्जेस से फ्री हो गया, वो चाहे तो एक क्रिमिनल सूट भी फाइल करा सकते डिफेमेशन का। ठीक है, सो या दैट इज़ अप फॉर द सेशन। और अगर आप लोगों को कोई भी तरह का डाउट या क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आई आंसर दैट डेफिनेटली। एंड या थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।